Hello everyone. Today we are going to start 12th class chapter which is thermal properties of matter. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। मतलब ये एक बेसिक जो है डेफिनेशन है इनकी। तो काइनेमेटिक्स क्या था जो हमने पहले पढ़ा था, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को पढ़ते हैं। डायनेमिक्स क्या होता है, बेसिकली डायनेमिक्स है जो कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। काइनेमेटिक्स थी कि उस मोशन की स्टडी। डायनेमिक्स क्या है कि जो वो मोशन हुआ है उसका कॉज क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज फोर्स। अब जैसे किसी भी बॉडी का कोई भी बॉडी ने मूव किया, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो यानी उसकी स्टेट ऑफ बॉडी तो चेंज हुई ना। तो किस कारण से हुई, कारण क्या था कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। हमने फोर्स अप्लाई किया तभी वो आगे मूव की, उसने अपना डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड जो भी है उसमें चेंज आया, ठीक है। अब हीट क्या होता है, हीट है कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। देखो हीट और फोर्स ये दोनों जो हैं एक तरीके से सिमिलर ही हैं डेफिनेशन, लेकिन जो इनका अप्लाई होते हैं जहाँ ये बस वो डिफर करता है। जैसे हीट क्या है, ये भी कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ही है। फोर्स क्या है, ये भी वही चीज़ है। अब हमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारा चैप्टर है, तो इसमें हम डिटेल में जो है हीट के बारे में ही पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इफ हीट इज गिवन टू द बॉडी देन बॉडी विल स्टोर दैट हीट। एक पॉइंट समझो सबसे पहले। आप मान लो आपने जो है किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, नहीं मान लो दो बॉडी हैं, ठीक है, दो बॉडी हैं, एक m1 मास की एक m2 मास की। अब जो m1 मास वाली बॉडी है वो किसी फोर्स के साथ m2 मास से टकरा गई, ठीक है, कोलाइड हो गया, कोलिजन का हुआ। तो क्या लगता है आपको कि वो जो मास 1 बॉडी वाली का जो फोर्स है वो क्या m2 वाली में स्टोर होगा? मतलब फोर्स कभी स्टोर होता है कि आपने फोर्स दे दिया, ठीक है, फोर्स लगी तो वो आपकी सारी फोर्स जो है उसमें जाके स्टोर हो गई? नहीं होता। सिमिलरली हीट भी अगर हम उसी कंटेक्स्ट में बात करें तो हीट क्या है कि अगर हम किसी बॉडी को देते हैं तो वो जो है अपनी बॉडी में हीट को स्टोर नहीं करता, ठीक है, हीट भी स्टोर नहीं हो सकती। बॉडी विल गेन सम हीट, ये दो पॉइंट और है कि क्या बॉडी कुछ हीट जो है गेन करेगी, ये भी गलत है। बल्कि क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जो भी हमें हॉटनेस या कोल्डनेस की सेंसेशन फील होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है। वो बेसिकली टेम्परेचर का ही पार्ट है, टेम्परेचर में ही आता है ये। मतलब ये कोई हीट और कोल्डनेस कोई अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। कभी भी हम ना तो अपनी हीट जो है वो लॉस कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है या तो टेम्परेचर कम ही हो रहा है, ठीक है, जब हमारी जो है हीट लॉस हो रहा है, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है जब हीट क्या है गेन हुआ है, ठीक है। मतलब ये इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं ना कि लॉस और गेन वाले में, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज। इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम एनी बॉडी दैट इज dq अपॉन dt, नो हीट लॉस अकर्स। अगर हम हीट को किसी बॉडी में से निकाल ले तो कोई हीट लॉस नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा, हीट का लॉस नहीं होगा। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है हीट, जो कॉज ऑफ चेंज इन ये क्या करती है, जो थर्मोडाइनमिक्स वाली हमारी टर्म होती है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें चेंजेस करती है, ठीक है। अब आप यही बात मैंने बताया कि हीट का लॉस या गेन तो होता नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम की अगर इसमें हम बात करें तो आपने देखा होगा गर्मियों में जो है कोई चीज मेल्ट होके उसकी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। और उसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर मतलब ये अपना हीट के ऊपर, ठीक है, कि आपको कितना हीट मिली, कितना क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ता है या घटता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें ऐसा यूनिट की तो वो जूल होती है हीट की। एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी हमेशा
यानी हीट की बात हो रही है यहाँ पे। हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, याद रखे। तो ये जो है ये फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। नो डिफाइंड मतलब इसकी कोई मतलब डिफाइंड स्टेट ऑफ बॉडी नहीं है। अब देखो ये T1 है, टेम्परेचर 1, ये टेम्परेचर 2 है। मान लो टेम्परेचर 1 जो है ग्रेटर है देन टेम्परेचर 2। अब जो ग्रेटर है उसमें से ही तो क्या ट्रांसफर होगा ना हीट का, जो जिसमें कम है। तो T1 से T2 में क्या है, हीट का ट्रांसफर हुआ। अब T1 से T2 में ट्रांसफर हुआ तो T1 का तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि भाई इसने क्या हीट दी है, ठीक है, हीट ट्रांसफर हुई है। अब T2 के पास हीट आई है तो उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को जो है कंक्लूड किया है मैंने इस डायग्राम में। नेक्स्ट देखो टर्म्स टेम्परेचर। ये क्या है, डिफाइन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है। मेजर हॉटनेस या कोल्डनेस मैंने आपको बताया था। केल्विन इसकी एसआई यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो अपना सेल्सियस और अपना ये रेनकाइन, फ़ारेनहाइट, ये तीनों क्या है इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। यहाँ देखो अगर हम एक पढ़ेंगे केस, ठीक है, ये मतलब न्यूमेरिकल वाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये एक फॉर्मूला जो यहाँ से निकल के आता है, ये मेरा केल्विन का थर्मामीटर है मान लो, ये मेरा सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, और ये मैंने यहाँ पे रामलाल स्केल लिखा है क्योंकि आप मान लो कि ये कोई भी स्केल हो सकता है, मतलब ये अपना जो है थर्मामीटर हो या अपना स्केल कोई भी मान लो इसको, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये है इसकी MP ऑफ आइस, ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होगा 273 केल्विन, ठीक है। और ये इसका क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी है। नीचे वाला क्या लोअर, तो लोअर से याद रखिए 273 केल्विन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का केल्विन के केस में, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 केल्विन। ऊपर वाला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है 373 के, और ये क्या है मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है अपर फिक्स्ड पॉइंट। सेल्सियस के केस में बात करिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट H2 होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सेम इसी के केस में भी वही 212 यानी 212 फ़ारेनहाइट क्या है, ये मेरी UFP है, और ये मेरा क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मेरा है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब इस केस में भी वही कि 60 HR क्या है, ऊपर वाला है मेरा, और नीचे 10 MR। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ मान लो कि इस पॉइंट पे मैंने जो है केल्विन मान लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने केल्विन कोई भी टर्म मान ली। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा कि K माइनस 273 लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन 373 माइनस 273। एक बार K में से इसको माइनस करना है, एक बार 373 को 273 में से माइनस करना है। सेम इसके केस में भी वही C माइनस 0 डिग्री सेल्सियस 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, F माइनस 32 और 212 माइनस 32। यहाँ पे भी वही P माइनस 10, यहाँ पे मेरे P पॉइंट मानना है इसको, और 60 माइनस 10, ठीक है। ये कॉमन फॉर्मूला है इसके। और ये क्या है, ये MR क्या है, यूनिट है टेम्परेचर युगांडा बाय RM, ये क्या है टेम्परेचर की यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो इसका कॉमन फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये तो था, ये तो मैंने आपको बिल्कुल जो है टर्म रख के बताया है, वैल्यू रख के इसमें बताया है कि ये ऐसे ऐसे है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि टेम्परेचर माइनस जो टेम्परेचर आपको दिया होगा, मतलब यहाँ जैसे कोई भी टेम्परेचर आपको दिए उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, या जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कह सकते हैं, अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट जो ऊपर वाला था, माइनस में यही लोअर पॉइंट। और ये क्या है, ये क्या होता है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, वैल्यू क्या है इनकी कॉन्स्टेंट आती है। अब रिलेशन की बात कर लेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। इनका एक लीनियर स्लोप बनता है सबसे पहले। तो अगर हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिफरेंट अपना रिलेशन निकाले तो कैसे निकलेगा, C/100, ठीक है, इज इक्वल टू F माइनस 32/180। ये C/100 कैसे आया, देखो C माइनस 0 C हो गया, 100 में से 0 हो गया 100, ठीक है, तो ये आ गया C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/212 में से 32 गया, कितना आ गया 180, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
160/9, ठीक है। और अगर इसको हम स्लोप के केस में लिखे तो ये हो गया 5/9 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -160/5, ठीक है। क्या आई, -160/5। अगर इसके जो है ग्राफ की बात करें तो ये रहा, बिल्कुल जो मैंने बताया था लीनियर स्लोप यहाँ बनता है माइनस में है, तो यहाँ क्या माइनस में तो आंसर आएगा ना, मतलब माइनस वाले जोन में ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने -160/9 मेंशन कर रखा है। केल्विन और सेल्सियस में अगर डिफरेंस रिलेशन निकालें तो ये क्या होता है, C/100 इज इक्वल टू K - 273/100। सॉल्व करेंगे 9/5 आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या होगा मेरा, ये भी एक लीनियर स्लोप होगा, लेकिन 9/5 ये क्या है मेरा 32 के उसमें है। यहाँ देखो C/5 इज इक्वल टू F9 - 32/9 डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे हमारे पास ये डेल्टा F की वैल्यू ये आती है 1.8 डेल्टा C, ठीक है। मतलब ये जो है लीनियर ग्राफ था, लीनियर स्लोप था मेरा। यहाँ पे जो है डेल्टा F रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू 1/8 ऑफ डेल्टा C। डेल्टा F क्या होता है, 1.8 होता है केल्विन का, सॉरी अपने सेल्सियस का। तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। केल्विन और सेल्सियस की बात कर ले तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर सोल्व करेगा। डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगा, डेल्टा के डेल्टा C के इक्वल है। याद रखना केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। ग्राफ देखो ये रहा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बनेगा। C+273 था, अगर इसको हम ऐसे ही सिंपल केस में ले तो ये प्लस ये बाहर आके क्या आ जाएगा, -273 ये यहाँ आएगा, तो ये माइनस में आ गया। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा डिग्री कौन से, मतलब एंगल क्या हो गया 45 डिग्री का ही। तो ये जो मेरा स्लोप होगा ये 1 का बनेगा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सेकेंड बात कर ले -273 एक यहाँ पे भी हो सकता है, जब केस क्या हो C इज इक्वल टू K - 273। केल्विन के केस में ये ऊपर +273 जाएगा, सेल्सियस के केस में -273 पे जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा C/5 इज इक्वल टू डेल्टा F/90, ठीक है 90। अब थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे बनता है, कैसे क्या है। सबसे पहले कुछ टर्म हम समझेंगे यहाँ कि R0 क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और R100 रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके हाँ सबसे पहले आप एक बात और जान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी भी पानी नहीं रहता। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो वो आइस में बदल जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो वो क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो बातें याद रखें, 0 डिग्री पे तो है वाटर, 0 डिग्री से नीचे है आइस, 100 डिग्री पे है वाटर, 100 डिग्री से ऊपर क्या होगा, स्टीम में बदल जाएगा, ठीक है। R0 क्या है, रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे, R100 क्या है, रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे, और RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर व्हेन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 टू। अब रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होगा, हम जानते हैं R100 - R0। और चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, अगर पर यूनिट तो क्या आएगा, R100 - R0 अपॉन क्या आएगा 100, ठीक है। ये मेरा क्या है, यूनिटरी मेथड कहते हैं हम इसको, जिससे मैंने जो है ये चीज़ें निकाली हैं। देखो ये रहा, चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर चेंज 0 से T डिग्री पे, सेम वही RT - R0। इसमें क्या था, 0 to 100 था, तो 100 - 0 पर यूनिट, तो RT - R0 अपॉन T, ठीक है। और अगर अब हम इन्हें सोल्व करें यूटिलाइज करके, तो मेरे पास T क्या आएगा, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिस्टेंस थर्मामीटर RT - R0 अपॉन R100 - R0 इंटू 100। याद कैसे रखोगे, बस ये है कि T - नोट और यहाँ पे क्या है 100 - नोट, यहाँ पे T, यहाँ पे 100, नोट इंटू में 100, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर इसका हम ले तो यहाँ पे बस R के प्लेस पे L पुट हो जाता है, बाकी सेम है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए।
प्रेशर थर्मामीटर की बात करें तो वो क्या होगा, प्रेशर थर्मामीटर का फॉर्मूला टेम्परेचर इज इक्वल टू पीटी, मतलब बस यहाँ पे एल के या फिर आप आर ले लो, आर के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा, पी आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। मतलब एल के प्लेस पे मान लो, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा ये है ना, आर तो किसको, आर भी रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस का केस है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एल ले लेते हैं, ताकि अगर हम प्रेशर वॉल्यूम या रेजिस्टेंस की बात करें तो हम एल के प्लेस पे पी वी या आर पुट कर ले। तो ये सेम वही चीज़ है, प्रेशर में पी, वॉल्यूम के प्लेस पे वी और रेजिस्टेंस के प्लेस पे आर, ठीक है। अब आते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन में। इसे हम लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन को जो है लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है, यानी थर्मल का मतलब क्या है, हीट, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, बढ़ना, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस कारण क्या होगा, मतलब एक्सपैंड हो जाएंगे कुछ चीज़ें, कुछ मेटल होते हैं जो गर्मी के कारण क्या है, एक्सपैंड हो जाते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये देखो, ये एक मेरे पास जो है रोड है, मेटल रोड नहीं, वायर है, वायर, इसका एल नोट लेंथ है, एक्सपेंशन के कारण डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज हो गया। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, डेल्टा एल इंटू में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नोट, ये पहली इक्वेशन, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा टी के भी प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो चेंज इन लेंथ हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल, चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन क्या है, कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना कहकर यहाँ पे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम अल्फा कहते हैं। तो ये लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रिस्टल एंड टेम्परेचर, मतलब ये क्रिस्टल के नेचर पर डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली कैसा नेचर है तभी तो भाई थर्मल एक्सपेंशन हो पाए या ना हो पाए, और जब क्या टेम्परेचर बहुत हाई हो तभी ये क्या है, हो पाता है। नेक्स्ट बात करें, ये हमारे पास जो है निकल के क्या आएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा टी, ठीक है। ये एक साइड ये कॉमन हो गया डेल्टा एल, और ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों इसके इक्वल हो गए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने अल्फा, ऑब्वियसली हमारे पास जो था, तो ये अल्फा को बाहर करेंगे अगर हम, तो ये मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नोट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज जो लेंथ में होगा पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है, ये जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है 1 अपॉन जो है सी डिग्री यानी सेल्सियस, या फिर 1 अपॉन के, क्योंकि सेल्सियस किसके इक्वल है, केल्विन के इक्वल। अगर इसका और एलिब्रेटिव फॉर्म में फॉर्मूला देखें तो क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो डेल्टा एल क्या होता है कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा ये हमारे पास आएगा, और फाइनल लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा। और जो अल्फा की वैल्यू होती है मेटल्स के लिए वो होती है 10⁻⁻⁵ केल्विन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज, मतलब ये जो है एक कॉपर रोड है इतनी सेंटीमीटर की लेंथ की, और एक एल्यूमिनियम रोड है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब क्या है, उनकी लेंथ इंक्रीज हुई है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर के। तो लेंथ एल्यूमिनियम रोड की क्या होगी जब हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है सी यू की और अल्फा ए एल की। सिंपल फॉर्मूला हम जानते, देखो ये मेरे पास क्या है, कॉपर की रोड है, ये एल्यूमिनियम की है। कॉपर की रोड का जो है 88 सेंटीमीटर लेंथ हमें पता है, इसकी लेंथ नहीं पड़ता, अल्फा दोनों का दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इसका अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2 पुट करके 3 वैल्यू दे रखी है, सिर्फ L2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, आंसर आ जाएगा, खुद निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एरियल एक्सपेंशन की। तो एरियल एक्सपेंशन क्या होता है कि जो है एरिया वाइज जो है एक्सपेंशन हो जाए, ठीक है। तो ये देखो डेल्टा, ये उसी के मतलब ये जो है वॉल्यूमेट्रिक, एरियल और लीनियर, अपना थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ये एक ही तरीके से चलते हैं, मतलब फॉर्मूला लगभग जो है इनके सेम ही होते हैं। देख लो, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट चेंज इन एरिया, ठीक है। डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2
ए 2 डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, पहले सबसे पहले तो b इज इक्वल टू 2 ऑफ एल्फा। बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा जो है एरियल एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसका, एरियल एक्सपेंशन का, ठीक है। तो ये जो बीटा है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल्फा, मतलब एल्फा का 2 टाइम्स होता है बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए नो डेल्टा टी। सेम यूनिट भी वही, आपको ये जो मेजर फॉर्मूले यहाँ पे ये याद करनी है, ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर जो है ज़्यादा मतलब फॉर्मूला बेस्ड भी है, लेकिन इसमें याद करने वाले कंसेप्ट ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर पीछे की तरह यहाँ पे भी अगर हम फाइनल इनिशियल का केस ले तो वही सेम सिमिलर सा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू ए नोट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वॉल्यूमेट्रिक की बात करें सेम वही, यहाँ पे बस गामा जो होगा कोफिशिएंट हो जाएगा, और लीनियर में अल्फा था, एरियल में जो है बीटा था, यहाँ पे क्या होगा, गामा हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये हम ऐसे इसको लिखेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल पे गामा डिपेंड करता है कि नेचर क्या है मटेरियल का। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, यूनिट ये रही। अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के केस में करें तो ये रहा। रिलेशन बताना है बिटवीन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम गामा से करते हैं, ठीक है। तो इसकी अब हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस क्या होता है, इज इक्वल टू बीटा स्ट्रेन, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर, डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा। स्ट्रेन मेरे पास क्या होगा, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन, स्ट्रेन ही तो जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तभी उसके ऊपर हम जो है थोड़ी टेंशन उसके ऊपर लगती है, तभी तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो ये मेरे पास क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, मतलब इसकी स्ट्रेन वॉल्यूम में जो चेंज हुआ। और वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो ये रहा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, जो हमने ऊपर निकाला था। दोनों को अगर हम जो है लेकर चलें साथ में, इन दोनों को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को, तो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाती है, बीटा गामा डेल्टा टी। बीटा गामा डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एरियल और जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या होगा, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा में बीटा क्या है हम जानते हैं 2 अल्फ़ा। तो v इज इक्वल टू एल क्यूब, वॉल्यूम क्या होती है, इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम इसकी क्या होगी, यानी एल क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा। आप याद रखें कि गामा की बीटा 2 अल्फ़ा, गामा 3 अल्फ़ा, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा 2 गामा 3। अल्फ़ा बीटा गामा लिख लेंगे साथ में, और इसके नीचे 1 2 3 सीरीज़ में, ठीक है। नहीं ये चीज़ें पढ़नी याद करनी कोई दिक्कत नहीं है, मेजर फॉर्मूला याद रखो। रेशियो पूछ ली जाती है डायरेक्ट ऐसे ही कि भाई अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन, और इनकी जो है वो क्या आती है, मैंने अभी क्या बोला था अपना, वो इनका वो क्या है, अरे मतलब ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैं क्या बता रही थी कि क्या पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ रेशियो, सॉरी, रेशियो क्या है अल्फ़ा बीटा और गामा की, ठीक है। तो अल्फ़ा यानी 1:2:3, ठीक है। ये कुछ नोट्स है, मतलब ये जो मैं नोट्स के तौर पे यहाँ लिखती हूँ, इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन अगर फॉर्मूले में आते हैं तो मतलब सॉरी क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनमें कौन से मतलब फॉर्मूले वाइज पता है क्या होता है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं और जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिर आते हैं, दोनों चीज़ों में फॉर्मूलों का भी फ़र्क हो जाता है। मतलब न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्मूला हमें कैसे जो है मोल्ड करके या फिर जो है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए जो है थोड़े एक्स्ट्रा मैं नोट्स के पॉइंट पे यहाँ लिख रखे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज की बात हो तो समझ जाओ क्या एक्सपेंशन की बात हो रही है, यानी जूम इन, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है कि हम उसको एक्सपेंड करें, जैसे अब ये देखो, ये मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया, जूम हो गया,
ठीक है। अब ये टेम्परेचर कम हुआ यानी मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। अभी क्या मतलब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया यानी जूम आउट कर दिया, ठीक है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, आपको लिखा जाए सुपरफिशियल एक्सपेंशन, घबराना नहीं है, एरियल एक्सपेंशन को ही हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं। और इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, अगर परसेंटेज पूछे इंक्रीज इन लेंथ का तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। एफ अपॉन ए क्या है, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला इज इक्वल टू गामा एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाए तो 2 पाई रूट एल अपॉन जी, 2 पाई और जी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल, ये मेरे पास आ गया। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला। और डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा टी क्या है, लॉस इन टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। लॉस इन टाइम का अगर फॉर्मूला निकालना आ जाए आपको, या लॉस ऑफ टाइम लिखा आ जाए, लॉस इन टाइम, वहाँ पे आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, ये देख लेंगे टेम्परेचर के साथ क्या है, डेंसिटी की क्या वेरिएशन होती है। डेंसिटी को हम ये पी यानी रो, इसको हम कहेंगे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का इनवर्स, वॉल्यूम रेज टू पावर -1, ठीक है। मास इसमें क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा पी अपॉन ये आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी मेरे पास क्या होता है, गामा डेल्टा टी, और डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस रो नोट गामा डेल्टा टी, तो मेरे पास क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इनिशियल गामा डेल्टा टी। तो ये मेरे पास सोल्व करके आ जाएगा, फाइनल जो है वॉल्यूम आएगी मेरे पास इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और फाइनल जो है डेंसिटी आएगी वो आएगी पी नोट रो नोट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, मतलब दोनों में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज है। एनोमोलियस बिहेवियर वाटर की बात करें तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, वाटर का। वॉल्यूम डिक्रीज एंड डेंसिटी, मतलब जैसे ही वॉल्यूम कम होती है, याद रखेंगे, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक ये चीज़ अप्लाई होती है कि वॉल्यूम कम डेंसिटी इंक्रीज, और उसके बाद मतलब 4 डिग्री के बाद सेल्सियस के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगी और डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्लॉक, देखो ये भी एक नोट के तौर पे, यानी ये क्या है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस का एक चीज़ है। क्लॉक स्लो हो जाता है तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज। अब गर्मियों में आप देखना कि थर्मल एक्सपेंशन का एग्जांपल है ये भी एक्चुअली, कि जो घड़े होते हैं, ठीक है, क्लॉक होते हैं हमारे, वो क्या है 15-20 दिन में जो है कुछ सेकंड या कुछ 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें ठीक करना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ऐसा गर्मियों में होता है, जबकि और उस टाइम स्लो चलता है, मतलब जो है क्लॉक स्लो हो जाती है हमारी। जबकि सर्दियों में बात करें तो हमारी क्लॉक जो है फास्ट रहती है क्योंकि उस दौरान क्या है, टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। और ये देखिए ये केस, अब ये एक अपेरेंट का केस है, ये एक रियल का है। तो अपेरेंट में यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड दैट इज गामा 1 इंटू एल, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इन, ये रियल की बात है तो इसमें खाली आएगा क्या, गामा एल, ठीक है। ये गामा डैश एल है और ये गामा एल है। और सॉलिड की बात की जाए तो गामा एस, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 3 अल्फा एस, ठीक है। तीनों को साथ में लिख देंगे, गामा एल डैश इज इक्वल टू गामा एल माइनस गामा एस इज इक्वल टू 3 अल्फा एस, ठीक है। तो अगर लेंथ जो है ये अपनी गामा एल कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का लिक्विड में सॉलिड के बराबर होगा और गामा डैश एल की वैल्यू 0 होगी, तो लिक्विड लेवल मतलब क्या है, अनचेंज्ड है, ठीक है, लिक्विड लेवल में कोई चेंज नहीं आया। और एल की वैल्यू ज़्यादा है यानी लिक्विड की, और ये एल पॉजिटिव है तो यानी लिक्विड क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, और एल कम है यानी कम हो गया, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अपेरेंट वेट इन लिक्विड। इफेक्ट बताना है एक्सपेंशन का अपेरेंट वेट इन लिक्विड पे। गामा कोफिशिएंट वॉल्यूम का सॉलिड में, एल लिक्विड में। ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये कोई भी इसके अंदर जो है मास रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर फोर्स भी लग रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं YL YS। तो क्या होगा मेरे पास n इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी, mg कॉन्स्टेंट, तो n इज इक्वल टू mg। फोर्स क्या होती है, क्या अपनी डेंसिटी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी रो से हम जिसे डिनोट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रो एल वी एस जी। रो एल ऊपर, मतलब ये रो एल भी था अपने इसके अंदर, वी एस भी है, और क्या होगा इनटू जी। ठीक है, ग्रेविटी। इफ अगर एल एस के इक्वल है तो एन सेम रहेगा, एस ज़्यादा है तो यानी अपेरेंट वेट नॉर्मल जो है कम हो गया, मतलब इन डिक्रीज हुआ है नॉर्मल वेट। ठीक है, नॉर्मल अपेरेंट वेट। और अगर हम बात करें कि एल ज़्यादा हो जाए तो यानी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नोट्स की बात कर लेंगे। ये टी अगर हमें दे दिया कि कॉमन टेम्परेचर जिस पे दो रोड्स जो हैं विल हैव द सेम लेंथ, ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दिख जाए, ऐसा कुछ लिखा होगा न्यूमेरिकल में, वहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, टी इज इक्वल टू α1 T1 माइनस α2 T1 अपॉन α1 माइनस α2। ठीक है, अब देखो एक ये टर्म हमारे पास है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर। ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा थी, हाँ डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी मेरे पास क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करती टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज, मतलब टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आए, टेम्परेचर में अगर इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उस दौरान हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीट कैपेसिटी जिसे सी से डिनोट करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट मास था, ये ऑब्जेक्ट की बात है। तो डी क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल्टा टी, और ये डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, और ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू एम एस, क्या आ गया मेरे पास आंसर। एक नोट की बात कर लेंगे, एस क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ा तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम हुई, और टेम्परेचर घटा तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, ये है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मोलर में है तो मोल की बात करेंगे, 1 मोल सब्सटेंस बाय इतना, ये इसका फॉर्मूला है। सी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एन इज इक्वल टू जूल किलोग्राम मोल। ठीक है, लेस देन 0 डिग्री मैंने बताया था आइस, फ्रॉम 0 to 100 वाटर, अबव 100 स्टीम, याद रखना। और जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वाटर की वो इतनी होती है, आइस की ये होती है, और स्टीम की ये होती है जूल पर किलोग्राम में, ये सारी हैं। लेटेंट आइस एक टर्म है, ये क्या होता है इसे देख लेंगे। लेटेंट आइस होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें लगी चेंज करने के लिए यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली, एक यूनिट मास सब्सटेंस को कंप्लीटली एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको हीट हमने दी तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स आइस टू, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू एम एल, इसका फॉर्मूला है। देखो अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें अगर पहले हमें टेम्परेचर ही बदलना हो, ठीक है, टेम्परेचर बदलना है तो हमारे पास फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, पीछे पड़ा। अब जो है टेम्परेचर, अब स्टेट बदली है ना, स्टेट बदली है तो फॉर्मूला लगेगा डी क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल की वैल्यू यहाँ पे 80 है, याद रखना। ठीक है, और स्टीम टू वाटर की बात करें तो 540 होती है अप्रोक्स। और देखो ये Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर जब बढ़ा या टेम्परेचर में चेंज आया, एम एल स्टेट में चेंज आया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो अगर हमसे पूछा जाए कि विच इज मोर डेंजरस, बर्न बाय 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और बाय 100 डिग्री स्टीम, तो हमारा जवाब होगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। क्यों, क्योंकि अब देखो 100 डिग्री तक तो बॉइल्ड वाटर है, अब इससे ऊपर हमें जो है टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा, स्टीम भी मतलब स्टेट भी चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो यानी
कितना ज्यादा जो है उसमें आउटपुट देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ज्यादा डेंजरस कौन सा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम वाला। अब हमारे पास टॉपिक आया है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का। व्हेन टू बॉडी इज मिक्स्ड देन दे एक्सचेंज हीट टिल दे एक्वायर सम। जब दो बॉडी मिक्स होती हैं तो वो हीट एक्सचेंज करती हैं टिल, जब तक आप वो एक सेम टेम्परेचर एक्वायर ना कर ले। एनर्जी कंजर्वेशन को कंसीडर करते हैं। हीट लॉस बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। ठीक है, ये m1 मास के साथ टेम्परेचर 1 S1 स्पेसिफिक हीट, ये एक है, ये दूसरा M2 S2 T2 वाला है। यहाँ पे इसने इसको हीट दी, यहाँ पे हीट लॉस, यहाँ पे हीट गेन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, m1 S1 T1 प्लस m2 S2 T2 अपॉन m1 S1 प्लस m2 S2। ठीक है, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, इसको हम लिखेंगे। इफ बोथ आर वाटर और सेम नेचर लिक्विड, अगर दोनों वाटर या सेम नेचर के लिक्विड हो तो S1 यानी ये तो सेम हो गया, S1 इज इक्वल टू S2, तो यहाँ पे इनके प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा m1 T1 प्लस m2 T2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मिक्स ऑफ वाटर प्लस वाटर ऑफ सम अमाउंट m1 इज इक्वल टू m2, तो टी मिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर की बात कर ले तो m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और w ग्राम वाटर एट t डिग्री सेल्सियस। तो 0 पे हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, q इज इक्वल टू ml, और हीट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस टू 0 ऑफ H2O, ये होगा ms डेल्टा t। तो मैंने बताया ना, टेम्परेचर की चेंज की बात हो तो ms डेल्टा t, और जो है स्टेट की बात हो तो q इज इक्वल टू ml। सेकेंड है मेरे पास ये आएगा सेकेंड पॉइंट, Q इसका ही पॉइंट है ये सेकेंड वाले का। Q इज इक्वल टू W इंटू 1T माइनस 0, तो ये WT हो गया। यहाँ पे WT मेरे पास क्या आ गया, जो है अगर हम किसकी बात करें, वाटर वाले के चेंज की, तो WT, और आइस की बात करें तो ये क्या आएगा मेरे पास ml, तो Q इज इक्वल टू ml WT। तो केस 1 की बात करें कि ml WT के इक्वल हो तो इस दौरान क्या होगा, T मिक्स की वैल्यू 0 होगी, अमाउंट ऑफ आइस जो होगा मिक्सचर में वो 0 ग्राम होगा, और वाटर का अमाउंट क्या होगा W प्लस M, यानी ml ज्यादा WT हीट कम दे पा रहा। मतलब अगर ml ज्यादा है, ठीक है, और WT क्या है, इसका मतलब हीट कम दे पा रहा है। ml अगर बड़ा हो WT से तो उस दौरान भी मिक्स क्या होगा, T मिक्स की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी, यानी m डैश इज इक्वल टू WT अपॉन L फॉर्मूला। केस 3 की बात करें कि भाई WT ज्यादा ml कम है तो उस दौरान क्या होगा, WT माइनस ml ये आपको बेसिकली फॉर्मूले ही याद रखने से कुछ नहीं, पहले वाले में याद रखोगे इक्वल हो गया तो टेम्परेचर 0 होगा, ml ज्यादा होगा तो फॉर्मूला तो ये होगा लेकिन टेम्परेचर उस दौरान भी 0 होगा, WT ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला पुट के हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन टेम्परेचर विद कॉमन फेज, ये आप याद रखोगे, ये जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे कि कॉमन टेम्परेचर हमें बनाना पड़ता है विद कॉमन फेज। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, थोड़ा भी आइस अगर मिक्सचर में बचा, मतलब आइस अगर मिक्सचर में बच रहा है उस दौरान भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्टीम की बात करेंगे, m ग्राम स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्सड विद W ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू ml इज इक्वल टू 80 मीटर, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ml। ठीक है, स्टेट चेंज हुई, और रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टीम को वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरे पास क्या आएगा, ये Q इज इक्वल टू 640, मतलब ml प्लस ms डेल्टा T। ml यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू होगी ml की, L की 540। ठीक है, स्टीम और वाटर वाले केस में। ठीक है, Q इज इक्वल टू 640 W हीट रिलीज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बन के, और ये मेरे पास क्या होगा, अगर इनकी रेशियो की बात करें आइस और स्टीम की तो 8:1 होता है, T मिक्स जिसका 0 होता है। केस 1 देखो कि अगर आइस का मिक्सचर और इसकी रेशियो बात करी जाए 8:1 हो तो मिक्स की वैल्यू 0 होगी। केस 2 में अगर 3:1 हो जाए तो उस दौरान क्या होगा, मेरे पास पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे बनेगी, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और फॉर्मूला मेरे पास मतलब फाइनल वैल्यू मेरे पास आएगी 180 मीटर। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर